जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यहाँ पर बायोलॉजी की क्लास में। दोस्तों, बायोलॉजी की क्लास में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम ब्लड टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बायोलॉजी का ब्रांचेस पढ़ा था, आपने यहाँ पर जो ब्रांचेस के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक था टैक्सोनॉमी वो पढ़ा था, फिर सेल पढ़ा था आपने। तो अब मैं यहाँ पर आपको सारे ह्यूमन फिजियोलॉजिक सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, जहां पे मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत ज्यादा मजा आने वाला दोस्तों, बहुत ज्यादा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखो, जब हम बात ब्लड की करते हैं तो हम ब्लड जो है वो हमारे शरीर में बह रहा है। तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम अपनी स्टडी कर रहे हैं। ब्लड अगर देखें तो हमारी बॉडी में बह रहा है, हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो हम ब्लड की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्टडी कर रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर बह रहा है। और इस टॉपिक से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके 1 से 2 नंबर क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ब्लड टॉपिक को, और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। देखो, जो ब्लड होता है ना, वो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है उसको वापस से हमारे लंग्स तक ला करके बाहर फेंकना। इसके अलावा दोस्तों, जो ब्लड है वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ब्लड हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हमारी बॉडी का जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स लेवल हमारे पूरे बॉडी में जो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, वो ब्लड की वजह से है। ब्लड का काम होता है वाटर को बैलेंस करना, ब्लड का काम होता है टेम्परेचर मेंटेन करना, ब्लड का काम होता है जो भी आपने खाना खाया उस न्यूट्रिशन को पूरे शरीर में पहुंचाना। तो ब्लड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो ब्लड के अध्ययन को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम इसको? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। और जो ब्लड बनता है हमारे शरीर के अंदर, तो आप यहां पर ये देखो, ये प्लीहा है। तो जब आप मां की पेट में होते हो, जब आप का पूरा शरीर का जो पार्ट होता है वो पूरा डेवलप नहीं होता है, तो आपको मैं बता दूं, जो ब्लड बनता है वो स्प्लीन में बनता है, प्लीहा में बनता है ब्लड। तो ये स्प्लीन जो है, आप यहां पर देखो, ये वाला पोर्शन, ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा स्प्लीन? तो ये वाला हिस्सा आप देखो, ये स्प्लीन है। यहां पे हमारा ब्लड बनता है जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, यानी जब हमारा पूरा बॉडी का ऑर्गन डेवलप नहीं होता तब ब्लड बनता है, हमारा स्प्लीन के अंदर बनता है। धीरे धीरे जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो किस में बनने लगता है? बोन मैरो में बनता है। हड्डियों के बीच से ब्लड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इसको एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं हीमोपोइसिस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब आप भ्रूण अवस्था में होते हैं, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होते हैं, तो ब्लड कहां पे बनता है, तो आप बताएंगे स्प्लीन में आपके ब्लड का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब आप वयस्क हो जाते हैं, जब आप पूरी तरीके से आपका पूरा बॉडी डेवलप हो जाता है, तो ये ब्लड आपका अस्थि मज्जा में बनने लगता है, यानी बोन मैरो के अंदर आपका ब्लड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4, 7.4 ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। मतलब ब्लड बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, और ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। देखो, हमारे शरीर में 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव होता है, मस्कुलर होता है, एपिथेलियल होता है, एक नर्वस टिश्यू होता है। टिश्यूज क्या होते हैं? जो एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, हम उन सभी को टिश्यूज बोलते हैं, उनको हम ऊतक बोलते हैं। तो ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है, इसी वजह से हम इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जो आपकी हड्डियां हैं, जो आपका स्केलेटल है, वो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ब्लड जो है एक प्रकार का नेचुरल कोलाइड है, यानी प्राकृतिक कोलाइड है। अगर पार्टिकल का साइज, जो यहां पे पार्टिकल से कण है, वो 10 के पावर 7 से लेके 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो कोलाइड है। 10 की घात -7 से लेके 10 की घात -5 सेंटीमीटर किसी भी पार्टिकल का साइज होता है, तो हम उसे कोलाइड बोलते हैं। अगर उसका साइज 10 के पावर -7 से कम हो, फॉर एग्जाम्पल
10 की घात -7 से कम हो तो इसे हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। और अगर अगर ये 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से और बड़ा है तो इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम सस्पेंशन बोलते हैं। तो 3 प्रकार के सोल्यूशन होते हैं, एक आपका ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। तो हमारा ब्लड जो है वो कोलाइड है। कैसे कहेंगे आप? कि जब पार्टिकल का साइज 10 के पावर -7 से लेकर 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होगा तो उसे हम कोलाइड बोलते हैं। और अगर 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसको हम सस्पेंशन बोलेंगे। और अगर 10 पावर -7 से कम है तो उससे हम ट्रू सोल्यूशन बोलेंगे। बात समझ में आई? अब देखो, एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में कितने लीटर पाया जाता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है और महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। तो महिलाओं में पुरुषों से हम कंपेयर करें तो लगभग ये आधा से 1.5 लीटर कम रक्त पाया जाता है। और मनुष्य का जो शरीर होता है उसका वेट का, उसके भार का 7 से 10% जो होता है वो ब्लड होता है। मतलब 7 से 10% के बीच में ब्लड का आपको अगर पूछा जाए तो हमारे ब्लड का जो भार होता है 7 से 10% के बीच में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, जो ब्लड होता है ना, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे बॉडी में। ब्लड का काम क्या क्या है उसको भी हम यहां पे समझ लेते हैं। तो ब्लड का सबसे पहला काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन पहुंचाना। आपने जो भी सांस लिया है, अब वो जो मतलब आपने जो एयर ली वो आपकी यहां पे जाती है, आपके फेफड़ों में जाती है, वो वहां पे ब्रेक डाउन होता है। वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में उसका ब्रेक डाउन होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे यहां पर आकर के बाहर निकल जाती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक प्रोसेस हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। तो पहला काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ध्यान में रखिएगा। दूसरा होता है भोज्य पदार्थ का परिवहन। तो आप जो भी खाना खाते हैं, आपने रोटी खाया, आपने चावल खाया, आपने फ्रूट्स खाया, कुछ भी खाया, तो इसका ये मतलब नहीं कि फूड जो है वो आपके शरीर के मतलब आप जो केला है या रोटी है वो आपके पैर में चला गया, वो आपके सर में चला गया, वो जाकर के वहां पे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, ऐसा नहीं होता। वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करती है और जो उसमें से विटामिन, फैट, मिनरल सब कुछ होता है वो छोटी आंत उसको खींच करके ब्लड में मिला देती है। तो पाचन तंत्र में अवशोषित भोजन रक्त ही के द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। फिर होता है दोस्तों CO2 परिवहन। तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के हर एक सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया होती है। तो CO2 को रक्त जो है वो क्या करता है? खींच लेता है और फेफड़ों तक पहुंचाता है, जहां से CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर दोस्तों रक्त स्राव को रोकना, यानी इसे क्या कहते हैं? यहां पे ब्लड क्लॉटिंग। आपने देखा होगा जैसे ही आपको छोटा भी कट लगता है, आपके शरीर में छोटा सा भी कट लगा, आप देखोगे कि खून का थक्का जम जाएगा, वहां पे ब्लड वहां पे रुक जाएगा वहां पे। तो खून का थक्का विटामिन के की मदद से, फाइब्रिनोजन की मदद से खून का थक्का जमता है और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो खून का थक्का आपका जमाते हैं। तो ये कहां पे पाए जाते हैं? ये ब्लड में ही पाए जाते हैं। 2 से 5 मिनट के अंदर आपका खून का थक्का जम जाता है, लेकिन जिसको हीमोफीलिया होता है उसका खून का थक्का 24 घंटे तक भी नहीं जमता है। तो आपको समझ में आया कि ब्लड क्लॉटिंग में भी ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कट लगा, ब्लड आपका वहां पे निकल करके क्लियर बना देता है और उसके बाद आपका वहां पे ब्लड रुक जाता है। 2 से 5 मिनट के अंदर हमारा खून का थक्का जमता है। फिर है अगला उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। देखो, हमारे शरीर में केवल अच्छे तत्व ही नहीं बनते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो बेकार हैं, जो हमारे शरीर के लिए अननेसेसरी हैं। अगर वो हमारे बॉडी में रहें तो हमको बीमारियां हो जाएंगी। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, तो इनको भी हमारे शरीर से निकालना बहुत जरूरी है।
तो क्या होता है कि जब हमारा ब्लड बह रहा होता है वो किडनी के पास पहुंचता है, और किडनी के पास जब वो पहुंचता है वहां पे प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का। तो जो प्योर ब्लड होता है वो वापस भेज दिया जाता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको नीचे छान करके वो यूरिन बन जाता है, मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे ही जो है हमारे शरीर में के लिए अननेसेसरी हैं, इसको बाहर निकाला जाता है। फिर दोस्तों हार्मोन्स का परिवहन। देखो, आपको गुस्सा आता है, आपको किसी से प्यार होता है, आपको किसी से खुशी मिलती है, तो जो आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, तो हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करने का भी काम किसका होता है? ब्लड का होता है। फिर है दोस्तों जल संतुलन। ठीक है, जल संतुलन मतलब आपने पानी पिया, अब पानी तो अपने आप नहीं चला जाता, पानी भी ब्लड में मिलता है। आप जो पानी पीते हो कुछ देर बाद आपको बड़ा रिफ्रेशिंग सा लगता है, तो पानी आपकी बॉडी में हर जगह नहीं पहुंचता, वही पानी वो ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड क्या करता है? उसको हर जगह पहुंचाता है। तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, आपके शरीर की एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, वो जल संतुलन की वजह से। फिर है दोस्तों शारीरिक ताप का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखो, हम जो है ना, हम वार्म ब्लडेड हैं, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बदल सकते। सांप जो है कोल्ड ब्लडेड है, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अपनी वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है। तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। अभी अगर किसी पैरासाइट, फंगी, बैक्टीरिया ने आपके शरीर के अंदर अटैक कर दिया, तो आप देखो, आपको अगर मलेरिया हो गया, आपको कोई भी डिसीज हुई, उसके बाद आप देखो कि आपका बॉडी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि ब्लड जो है मैसेज देता है कि भाई कोई ने अटैक किया है, आप उसको मारो, और मारने के लिए वो अपने आप को गर्म कर देता है। तो ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल। अब देखो ठंड में आप देखो क्या होता है, ठंड में आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, थोड़ा मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर कहीं ना कहीं चेंज होता है। और कई बार गर्मियों में क्या आता है? स्वेट आता है ताकि आपकी बॉडी ठंडी हो जाए। तो ये हमारी बॉडी का फंक्शन। तो अभी तक आपने पढ़ा कि ब्लड क्या है। मैंने आपको बताया कि ब्लड का फॉर्मेशन जब भ्रूण अवस्था में होते हैं, तब वो आपकी मां के पेट में जब होते हैं तो स्प्लीन में होता है। ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोलते हैं, और भ्रूण अवस्था में प्लीहा में ब्लड बनता है। अब देखो, मैंने आपको ये बताया कि जब आप बड़े हो जाते हो, वयस्क अवस्था में हो जाते हैं, तो ब्लड का फॉर्मेशन आपकी हड्डियों में होने लगता है। तो ब्लड कैसा टिश्यू है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड क्या है? नेचुरल कोलाइड है, जिसका साइज होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ब्लड हमारे पुरुषों में 5 से 6 लीटर होता है, महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। हमारी बॉडी वेट का ब्लड 7 से 10% होता है। ब्लड का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और जो फूड ट्रांसपोर्टेशन करना, CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, रक्त स्त्राव को रोकना, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको निकालना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर बैलेंस करना, और कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब प्यारे दोस्तों, इसमें हम ब्लड को पढ़ेंगे 2 भागों में। एक ब्लड होता है दोस्तों ब्लड सेल्स, ठीक है, रक्त कोशिकाएं, और एक होता है प्लाज्मा। तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो 45% हमारे ब्लड में पाई जाती हैं, और प्लाज्मा जो होता है वो 55% पाया जाता है। ब्लड आपने कभी देखा होगा, कभी आपकी टेस्टिंग हुई होगी ब्लड की, तो आपने देखा होगा कि जो तरल पदार्थ होता है, जो आपने कभी देखा होगा कि जब आप ब्लड निकाला गया किसी ट्यूब के अंदर, तो नीचे वाला भाग जो होता है गाढ़ा होता है, और ऊपर वाला भाग आपको मतलब पतला पतला सा देखने को मिलेगा। तो वो जो पतला पतला सा पदार्थ है ना, वो प्लाज्मा है। जो वाटर सब्सटेंस है वो प्लाज्मा है, और जो यहाँ पे कॉर्पसेस, जो गाढ़ा पदार्थ है, जो भारी पदार्थ है, उसे हम रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स बोलते हैं, जो 45% पाया जाता है। अब ये जो ब्लड सेल्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना, WBC का काम होता है रोगों से ढुसुम ढुसुम करना, लड़ाई करना, और प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% आपको वाटर देखने को मिलेगा, और अदर सब्सटेंसेस में देखो तो 10%, 7% इसमें प्रोटीन होगा, सॉल्ट होगा, ग्लूकोज होगा, ये सारे सब्सटेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्लाज्मा में आपको बहुत सारे जो प्रोटीन है, वो 4 प्रकार के प्रोटीन है।
एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, हेपेरिन। तो ये जो फाइब्रिनोजन और हेपेरिन नाम का प्रोटीन होता है ये लीवर बनाता है। फाइब्रिनोजन का काम होता है आपके शरीर के बाहर ब्लड क्लॉट करना। अगर आपको यहां पे कट लगा है तो बाहर शरीर के ब्लड क्लॉट करने का काम फाइब्रिनोजन का है। और अगर अब देखो व्यक्ति का ब्लड क्लॉट अगर अंदर हो जाए वो तो मर जाएगा ना, तो अंदर ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए हेपेरिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करने देता है। अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होगा, अंदर नहीं होगा, और बाहर ब्लड क्लॉट करने का काम किसका होता है? फाइब्रिनोजन का होता है। ये दोनों प्रोटीन कौन बनाता है? ये दोनों प्रोटीन हमारा लीवर बनाता है। और जो एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है ये हार्मोन डेवलपमेंट का काम करता है, हार्मोन के विकास के लिए होता है। जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है ये गैसेस को बाइंड करने के लिए होता है, ऑक्सीजन, NO और CO। समझ गए? तो ये सारी फंक्शंस आपको पढ़ने होंगे। अब मैं एक एक करके आपको सबके बारे में बताऊंगा। पहले प्लाज्मा के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपने देखा कि ये ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा है और ब्लड के अंदर ही ब्लड कर्व सेल्स है। प्लाज्मा कितने परसेंट है? प्लाज्मा जो है कितने परसेंट? ब्लड कर्व सेल्स कितने हैं? 45। और प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55% है, 55% है। समझ में आपको? तो जो प्लाज्मा होता है वो हमारे शरीर को इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने का काम करता है, जो कि 55% पाया जाता है। इसमें आपको 92% पानी और 8% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पूरा समझाया भी है। जो प्लाज्मा का एक मेन फंक्शन होता है इम्यूनिटी प्रदान करने का तो होता है, साथ ही साथ एक जगह से दूसरे जगह हार्मोन को लेके जाना। और अगर प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन हटा दो, फाइब्रिनोजन हमने इसमें से रिमूव कर दिया, तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं इसको? हम सीरम बोलते हैं। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन अगर अपन ने हटाया तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? सीरम। सीरम एक येलोइश पार्ट होता है जो आपके ब्लड में ही पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। अब आपने अभी तक जो प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है, अब मैं आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और मैं आपको प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको आरबीसी के बारे में पढ़ाने जाऊंगा। तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कर्व सेल्स। आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना। आरबीसी का आपसे कई बार साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है, तो इसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। देखो आरबीसी की जो संख्या है हमको मेजर करने कितनी होती है, इसको मेजर करने के लिए एक मीटर होता है, इसे कहते हैं साइटोमीटर से हम मेजर करते हैं। और अगर आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लूं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे आरबीसी जो है हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी जो होता है ओवल शेप का होता है, अंडाकार का होता है। देखो एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं, एक तो एनीमिया आप जानते हैं, ठीक है, एनीमिया आप जानते हैं। एक सिकल सेल बीमारी होती है, सिकल सेल, ठीक है। जो सिकल सेल बीमारी होती है आमतौर पे आरबीसी जो होता है गोलाकार का होता है, लेकिन जब किसी को सिकल सेल बीमारी होती है तो आरबीसी का शेप हो जाता है हंसिया टाइप का, तो जिसकी वजह से ब्लड ठीक तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है। इसीलिए सरकार बहुत सारी स्कीम स्टार्ट कर रही है जिसमें सिकल सेल को खत्म करना है, एनीमिया प्रॉब्लम को खत्म करना है। तो आरबीसी जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स है। इसकी संख्या को साइटोमीटर से नापते हैं। सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। हमारे अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और ओवल शेप की होती है। देखो आरबीसी जो होता है दोस्तों वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हिम और ग्लोबिन। हिम जो होता है इसका मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है जो गैसेस को बाइंड करती है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ब्लड को बढ़ाना है तो आपको लाल वाली चीजें खानी, जैसे टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया और पालक हो गया, और या फिर ऐसी बर्तन का इस्तेमाल करें लोहे वाले, उसमें सब्जी बनाए तो आपको बहुत सारा आयरन मिलेगा। और इसका काम होता है आरबीसी का O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, ग्लोबिन उनको बांध करके
यहां पे लेके जाता है और ले आता है। ठीक है, अब देखो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है कितनी होती है, 90 से लेके 120 दिन की होती है। मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, तो आरबीसी का जो जन्म होता है वो प्लीहा और लीवर में होता है। लेकिन जब हम अब बड़े हो गए हैं, हमारा पूरा बॉडी का एक एक पार्ट डेवलप हो गया है, उस केस में हमारे बॉडी में जो ब्लड फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है, और जो डेथ होती है, यहां पर जो डेथ होना स्टार्ट होती है आरबीसी की, वो कहां पर होती है, स्प्लीन में। जहां पे बन रहा था, यहीं पे बन रहा था, यहां पे, अब वहीं जब आप छोटी अवस्था में थे, अब यहीं पे डेथ भी होने लगेगी। तो इसी वजह से दोस्तों आरबीसी का सिमेट्री, आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को बोलते, स्प्लीन को बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्प्लीन। आरबीसी से कमी होने वाले बहुत सारे रोग हैं, एनीमिया है, पीलिया है, और एक डिसीज मैंने आपको अभी बताई, सिकल सेल है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और आता है कि आरबीसी की कमी से तो आपको पता है डिसीज क्या होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी आपके शरीर में बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होगी, तो आरबीसी अगर आपके शरीर में बढ़ जाता है तो पॉलीसाइथीमिया डिसीज हो जाती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि एक एडल्ट में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो ये 5 से लेके 5.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। 5 से लेके 5.5 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब में आरबीसी की संख्या आपको पाई जाती है। मेरे पीछे आप दो स्पीसीज देख रहे हो, एक है ऊंट और एक है लामा। ये दो ऐसे स्पीसीज हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, दुनिया के जितने भी मैमल्स उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये ऊंट है और लामा, अभी न्यूक्लियस क्या होता है आपको पढ़ाया सेल में कि सेल जो है, आप यहां पर देखो ये सेल है और बीच में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो सेल के अंदर एक केंद्रक होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ये सेल का ब्रेन कहलाता है, जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन यहां पर है। लेकिन आरबीसी में आपको यहां पे न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऊंट और लामा एक ऐसे यहां पे स्पीसीज हैं जिनकी आरबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या असर होता है, तो सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है, और अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आरबीसी की संख्या 30% इंक्रीज हो जाती है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर आप जाते हैं तो आरबीसी में 30% का इंक्रीमेंट होता है, और सोते समय आरबीसी में 5% की कमी होती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आप कोई हैवी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या आप दौड़ रहे हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें आपको ऑक्सीजन भी लगेगा, उस केस में आपके शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। रेस्ट करते समय आपको इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। तो प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की, जिसे हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तो प्यारे साथियों, आपने वहां पे पढ़ा था कि आरबीसी को हम बोलते हैं, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। अब डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा। आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा था। वहां पे आरबीसी जो डेथ हो रहा था वो स्प्लीन में हो रहा था। यहां पे डब्ल्यूबीसी की डेथ ब्लड में हो जाएगी। वहां पे उसका जीवन काल 90 से 120 दिन था, यहां पे इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का है। तो जीने के हैं 4 दिन, डब्ल्यूबीसी के बेकार दिन उसके बाद। तो प्यारे दोस्तों, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो अगर आपसे पूछूं तो आप बताएंगे 600:1 है, यानी अगर 600 आरबीसी है तो डब्ल्यूबीसी केवल 1 है आपके पास। तो 600:1 यहां पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, डब्ल्यूबीसी से होने वाले बहुत सारे डिसीज भी हैं। देखो, एक होता है ब्लड कैंसर, आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं ल्यूकीमिया। अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो खुद वो आरबीसी को मारना स्टार्ट कर देता है, और इसी को हम कहते हैं ल्यूकीमिया, इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर। और दोस्तों, एक और डिसीज होती है जिसे हम कहते हैं एचआईवी। तो एचआईवी कैसे होता है, किसी एचआईवी पेशेंट का ब्लड आपके अंदर डाल दिया गया, या फिर किसी आप बार्बर की दुकान जाते हैं
और उस बार्बर ने वो जो रेजर का इस्तेमाल किया, उसी इन्फेक्टेड HIV पेशेंट का रेजर आपको लगा दिया, या ऐसी नीडल या सिरिंज का इस्तेमाल किया जो कि HIV या अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो WBC यहां पर क्या होता है, WBC से होने वाले रोग ये सारे आपको बता रहा हूं। देखो, जब किसी को HIV होता है तो यहां पर एक थाइमस ग्लैंड है, तो यहां पे थाइमस ग्लैंड से एक टी सेल आता है, WBC का टाइप होता है, टी सेल होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो क्या होता है, जब किसी को एड्स हो जाता है तो वो मरने लगता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो बॉडी की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो WBC के क्या क्या फंक्शन एक बार मैं आपको बता दूं। पहला है एंटीबॉडी बनाना, इन्फेक्शन से फाइट करना और शरीर को बीमारी से बचाना और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना, ये WBC का वर्क है। अब दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि WBC कितने प्रकार का होता है। तो WBC 2 प्रकार का होता है। एक होता है कणिका युक्त यानी कि ग्रैनुलोसाइट्स, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं, और एक होता है आग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट्स और आग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स मतलब होता है कणिका युक्त और अकणिका युक्त मतलब होता है आग्रैनुलोसाइट्स। तो जो कणिका युक्त होते हैं तो इसमें न्यूट्रोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, इनोसिनोफिल्स होता है। 3 प्रकार के होते हैं, आपको डस्टबिन याद रखना है, BIN, B फॉर बेसोफिल, I फॉर इनोसिनोफिल्स और N फॉर न्यूट्रोफिल्स। और अकणिका युक्त 2 प्रकार के होते हैं, LM आपने पढ़ा, LM, L और M आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कणिका युक्त में क्या होता है, ये इसमें क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनको ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं, और जो विदाउट आप कह सकते हैं कण होते हैं उसे अकणिका युक्त बोलते हैं। अब देखो कणिका युक्त सेल्स जो होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा WBC आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो उसे कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। कौन सा WBC सबसे कम पाया जाता है तो उसे कहते हैं बेसोफिल्स, और इनोसिनोफिल्स के भी फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहां पे जो मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, ये 2 प्रकार का है। तो WBC इसकी साइज बहुत बड़ी होती है और लिम्फोसाइट की साइज जो होती है बहुत छोटी होती है। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा WBC जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है तो मोनोसाइट है, और कौन सा WBC जिसकी साइज बहुत छोटी होती है उसे हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखो, आप यहां पर देखो, आप मोनोसाइट साइज में कितना बड़ा है, ठीक है। और यहां पे देखो साइज में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो है लिम्फोसाइट है, दिख रहा है आपको साइज में। नंबर्स में अगर हम बात करें तो नंबर्स में जो है वो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा है नंबर्स में, बेसोफिल्स यहां पे जो है वो क्या है, सबसे कम है, ये आपको मैंने बता दिया है। प्यारे दोस्तों, आपने सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा। अब यहां पे मैं आपको एक एक करके सारे WBC के फंक्शंस को पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करेंगे। तो न्यूट्रोफिल जो होता है वो सर्वाधिक संख्या में होता है, यानी हाईएस्ट नंबर। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि नंबर्स पे सबसे WBC कौन सा है तो न्यूट्रोफिल्स है। अगर आपसे एक और पूछा जाए कि अगर किसी बैक्टीरिया ने आपको अटैक किया, बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु। अब बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे किसी को मतलब TB हो गया, TB माइकोबैक्टीरियम से होता है, और मतलब एक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक वजह से कुष्ठ रोग हो गया। तो जब किसी के शरीर में बैक्टीरिया अटैक करेगा तो बैक्टीरिया का दी एंड करने का काम किसका होता है बाबू, न्यूट्रोफिल्स का होता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम न्यूट्रोफिल्स का है। अब अगला है दोस्तों बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स मैंने आपको बताया इनकी संख्या सबसे कम होती है और हमारे शरीर को एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है। आपने कई बार देखा होगा कोई ऐसी खुशबू आती तो आपको छींक आने लगती है, या रैशेस पड़ जाते हैं, या आपका बिहेवियर बदल जाता है, मूड स्विंग हो जाता है। आप ये फ्लावर हो सकता है, या स्मेल हो सकता है, या टेस्ट हो सकता है। तो एलर्जी से हमें बचाने का काम किसका होता है, बेसोफिल्स का होता है। फिर आता है दोस्तों इनोसिनोफिल्स। तो इनोसिनोफिल जो होता है इसका काम होता है पैरासाइट से बचाने का। पैरासाइट क्या होता है,
तो अब देखो, जो सोने की बीमारी होती है सीसी मक्खी की वजह से होती है, और एक बीमारी और होती है मलेरिया की वजह से। वो आप मलेरिया जब होता है तो आरबीसी की संख्या कम होने लगती है। प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है, तो पैरासाइट्स को नष्ट करने का काम इनोसिनोफिल्स का है, और त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। अगर हमारे इन्फेक्शन होता है तो इनोसिनोफिल्स हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का था, एक ग्रेनुलोसाइट्स था और ए ग्रेनुलोसाइट्स था। तो आपको मैंने अभी तक जो बताया है वो कौन से थे? ग्रेनुलोसाइट्स थे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इनोसिनोफिल्स। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिसे अकणिका युक्त सेल बोलते हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी दो प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होता है वो ज्यादा होता है, 22 से 35% होता है, पर साइज में छोटा होता है, और मोनोसाइट साइज में बड़ा होता है, 3 से 8% होता है। मोनोसाइट का काम होता है घाव भरने का, अगर चोट लग गई तो घाव भरने का काम मोनोसाइट का होगा। और लिम्फोसाइट होते दो प्रकार के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो टी और बी लिम्फोसाइट दोनों का काम होता है बीमारियों से बचाना, इसका काम होता है घाव से लड़ना। घाव भरने का काम मोनोसाइट का है, और लिम्फोसाइट बीमारियों से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो आपने अभी यहां तक किसके बारे में पढ़ा? आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ा देता हूं, और फिर हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। अगले लेक्चर में ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में छोटा सा टॉपिक है, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। तो जो प्लेटलेट्स होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम इसका? थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का जन्म जो हुआ है वो अस्थि मज्जा में हुआ है। डब्ल्यूबीसी का भी जन्म अस्थि मज्जा में हुआ है, आरबीसी का भी जन्म अस्थि मज्जा में हुआ है। लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं इसकी डेथ कहां पे हुई? ब्लड में। और आरबीसी की डेथ हुई थी स्प्लीन में, और डब्ल्यूबीसी की डेथ हुई थी स्प्लीन में। डब्ल्यूबीसी की डेथ हुई थी ब्लड में। आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन था, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन था, प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का है, ध्यान में रखना। और प्लेटलेट्स की संख्या 4 से 5 लाख की होती है। जब किसी भी व्यक्ति को डेंगू होता है तो डेंगू के समय में प्लेटलेट्स की संख्या सबसे ज्यादा गिरती है, खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ये केस में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, बहुत सारे अदर मैमल्स में पाए जाते हैं। इसका फंक्शन होता है रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग करना, ये प्लेटलेट्स का वर्क है। और प्लेटलेट्स की जब इंसान को कमी हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लीडिंग होगी। चिकनगुनिया जब होता है तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। डेंगू जब होता है प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। फीवर में प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारे प्लेटलेट्स की कमी से होने वाले डिसीजेस हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अच्छा ज्यादा अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स भी हो जाएंगे तो वो भी आपके लिए वो भी गड़बड़ है। वो क्या करेंगे? हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक आपको कर सकते हैं। तो कैसा लगा लेक्चर आज का? मुझे कमेंट बॉक्स पे आप सभी जरूर बताना। एक क्वेश्चन का आंसर भी देना, आप सभी को बताना है कि जो आरबीसी है इसका जो शेप होता है, मतलब आरबीसी जो है इसका न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है, किसमें केंद्रक पाया जाता है, सभी को इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। एक छोटा सा रिवीजन करूंगा, फिर क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। ठीक है, तो हम ब्लड पढ़ रहे थे, वापस से थोड़ा ब्लड रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं, और ब्लड के प्रोसेस फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस बोलते हैं। ब्लड जो है एम्ब्रायनिक स्टेज में जो है स्प्लीन में बनता है, और ब्लड जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे बोन मैरो में बनता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ब्लड एक कोलाइड है। ब्लड पुरुषों में 5 से 6 लीटर होता है, और इसका वेट 60 से 10 लीटर, हमारी बॉडी वेट का 7 से 10% होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना, CO2 ट्रांसपोर्ट करना, प्लेटलेट्स को बनाना, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर ले जाना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर बैलेंस करना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, इसका काम होता है। जो ब्लड होता है दोस्तों,
इसमें आप देखो दो प्रकार से, एक ब्लड सेल्स होते हैं, रक्त कोशिकाएं, एक प्लाज्मा होती है। तो 45% आपको यहाँ पे ब्लड सेल्स, जो ब्लड कर्व पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा 55% पाया जाता है। इसमें 90% पानी है, 10% अन्य पदार्थ है, 7% प्रोटीन है, सॉल्ट है, ग्लूकोज है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, हेपरिन। ये ब्लड क्लॉट करता है बाहर, ये ब्लड क्लॉट अंदर ना हो, नहीं तो आपकी मौत हो जाएगी। हेपरिन है। ग्लोबिन बाइंड करता है O2, CO2, NO को, हार्मोन डेवलपमेंट करता है। जो प्लाज्मा होता है वो 90% हमारे बॉडी में पाया जाता है, 55% पाया जाता है, उसमें 90% वाटर होता है। इम्यूनिटी प्रदान करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। आरबीसी का साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट्स है, संख्या साइटोमीटर से मेजर करते हैं, और इसका फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा में होता है, अंडाकार होता है। हीमोग्लोबिन आपको ध्यान में रखना है। आरबीसी 90 से 120 दिन तक जीवन काल होता है। इसका जन्म यकृत प्लिया में होता है और इसकी डेथ स्प्लिन में होती है। ये सारा कुछ आपने आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपने पूरे डिटेल से पढ़े हैं। अब ये टॉपिक खत्म हो गया है, तो आप सभी की जिम्मेदारी है इस टॉपिक का टेस्ट देना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, जहां पर आपका जीएस का जो टेंशन है वो आपको मुझे दे देना है। जीएस के 11 विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहां पर बायोलॉजी और एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल 11 विषय हैं। और आपको पता है कीमत कितनी? केवल 699 में। आपको कूपन कोड यूज करना है रेनी 600। आपको 3 साल की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिलेगा। आप एसएससी की तैयारी कर, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस एक बहुत विशाल सिलेबस होता है। उसको मैं आपको करंट अफेयर जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे मैं पूरा विषय आपका कंप्लीट कराऊंगा। अभी प्रेजेंट में आपका जो बायोलॉजी चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, अभी पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। तो आज ही ज्वाइन करिए इस बैच को। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं प्रोसेस। तो आपको इसमें क्या मिलेगा? पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लाइव डिस्कशन मिलेगा, संडे फ्री टेस्ट होगा, बाइलिंगुअल क्लास मिलेगा। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। जहां पर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये सारे विषय, लगभग 500 वीडियो आपको मिलेंगे, 500 वीडियो, और 6 से 7 महीने में आपको पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि लंबा सिलेबस है, जीएस बड़ा है और मैं आपको धीरे धीरे पूरा पढ़ाऊंगा। टाइमिंग होगी इसकी 1 to 2 और 5 to 6, ठीक है। 1 से 2, 5 से 6 आपका लेक्चर डेली होगा। आपको करना क्या होगा? आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं, और आप सभी अपना फीडबैक देना कि आपको कैसा लगा। आप जब जाओगे कोर्सेस एंड पीडीएफ में फोल्डर खोलोगे तो यहां पे लिखा होगा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच, वहां पे जाकर के आपको क्लिक करना है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट सीरीज दीजिए, ई बुक्स लेना है, ई बुक्स लीजिए, डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ है, टेस्ट पास है, सारी फैसिलिटीज हमने यहाँ पे रखी है एक एप्लीकेशन के अंदर। इंग्लिश मीडियम की जो 12 महीने का पैकेज है, 1-1 साल का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब आप अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में क्लिक करोगे तो यहां पर आपको पूरा बैच मिल जाएगा। आपको अगर डेमो देखना है लेक्चर का तो डेमो भी देख सकते हो, हर विषय का डेमो कैसा है, सर कैसा पढ़ा रहे हैं, और यहां पे आपको पूरा कंटेंट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कैसे कब कवर कर रहा हूं इसको। बस आप कूपन कोड यूज करना रेनी 600, तो 600 रुपए का ऑफ मिलेगा। तो ये बैच आपको 699 पे मिलेगा। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद कूपन कोड लगा देना और आप जो है ये बैच पे एनरोल हो जाओगे और मेरे साथ आप जुड़ जाओगे। तो आप सभी का इंतजार है इस बैच में, जल्दी आइए आप सभी और पढ़ते हैं, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, जीएस में महारथी बनते हैं। जीएस विद राजा सर, करंट अफेयर्स विद राजा सर, और हर एग्जाम में आप सभी का जब सिलेक्शन होगा तो मुझे प्राउड फील होगा, आपका माँ बाप का नाम रोशन होगा। पढ़ो, मेहनत करो, रुको मत, झुको मत। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। बाय बाय।